दोस्तों, आज की कहानी है पेंशन। जालंधर जी रूपाली जी को अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन रूपाली जी को पेंशन मिलती थी, इसलिए उन्हें तसल्ली थी कि सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन रूपाली जी की पेंशन ही उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण बन गया। हर किसी को उनकी पेंशन चाहिए थी। रूपाली जी को बहुत गुस्सा आया था, इसलिए दामाद के साथ मिलकर उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाया। ढलती उम्र में अकेलापन जिंदगी के द्वारा दी गई सबसे बड़ी सजा है। इसमें सब तो होते हैं, पर वह नहीं होता जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह है हमारे सुख दुख का साथी, जीवन साथी। कहने को तो हाँ, इस रिश्ते को नाम दिया जाता है जीवन साथी, पर जो जीवन की राहों में अकेला छोड़ जाए वह जीवन साथी कैसे हो सकता है। पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। कहते हैं ना, इंसान अकेले में अकेले आता है और अकेले जाता है, और शायद इसी रीत के कारण एक अकेला रह जाता है। रूपाली जी भी जिंदगी के ऐसे ही मोड़ पर खड़ी हुई थी। रोज की तरह 5 बजे ही नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। 5 बजे उठते ही जब से जालंधर जी से शादी हुई तो उन्हें 7:30 बजे ऑफिस जाना होता था, इसलिए जल्दी उठकर उनका नाश्ता बनाना। सुबह 5 बजे उठकर बड़े इत्मीनान के साथ चाय नाश्ता बनाती। जालंधर जी खाने के बहुत शौकीन थे, और रूपाली जी ने भी शादी के बाद जल्दी ही जालंधर जी की यह कमजोरी पकड़ ली थी। सुबह उठकर अच्छा अच्छा नाश्ता बनाती। जालंधर जी भी खुशी खुशी नाश्ता करके जालंधर जी को खुश देखकर रूपाली जी का पूरा दिन अच्छा हो जाता। शादी के 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। ऋषभ के जन्म के बाद तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब कई बार ऋषभ रात भर सोने नहीं देता। इसके बावजूद सुबह रूपाली जी अपने समय पर 5 बजे ही उठती, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी थी। उसके बाद ऋषभ और पंकज का जन्म। फिर रूपाली जी की अपनी नौकरी, उम्र के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती गई, पर रूपाली जी की 5 बजे उठने की आदत नहीं छूटी। अच्छा, रूपाली जी की एक आदत और थी। वह सुबह उठकर दूसरी औरतों की तरह रसोई में नहीं जुटती, बल्कि एक कप चाय से दिन की शुरुआत करती। चैन की चाय से ना कोई रोक ना कोई टोक, पूरे इत्मीनान के साथ। और फिर पूरे दिन चाहे जितना काम पड़ जाए, रूपाली जी को फर्क नहीं पड़ता। जालंधर जी भी वही उसकी इस आदत का पता था, इसलिए वह भी कभी रूपाली जी को सुबह की पहली चाय में डिस्टर्ब नहीं करते। बस ऐसे ही सुबह की पहली चाय के साथ उम्र कैसे कट गई पता ही नहीं चला, और साथ जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाले जालंधर जी भी एक दिन रूपाली जी को अकेला छोड़कर चले गए। कहने को तो 3 बच्चे थे, लेकिन फिर भी रूपाली जी बहुत अकेली हो गई थी। आज साल हो गए जालंधर जी को गए हुए, लेकिन यह 5 साल जालंधर जी के बिना कैसे गुजर गए तो सिर्फ रूपाली जी का ही दिल जानता है। जाने के पहले जालंधर जी अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर गए। घर बनवा दिया था और पारुल की शादी भी कर दी थी, पर दुर्भाग्य से पंकज की शादी नहीं देख पाए, और दिल का दौरा पड़ने से अचानक ही दुनिया छोड़कर चले गए। पंकज अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ही कर रहा था। जालंधर जी के जाने के 5 साल बाद ही उसकी नौकरी लग गई, और उससे के ठीक 1 साल बाद पंकज की भी न बहुत ही साधारण ढंग से शादी कर दी गई। आप 3 बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थे, और रूपाली जी किसी भी पर आश्रित नहीं थी। उसे जालंधर जी की आधी पेंशन आज भी मिल रही थी। जालंधर जी के जाने के बाद उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। पेंशन वृद्धावस्था का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन
रूपाली जी की पेंशन ही उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई थी। हमेशा की तरह इस उम्र में भी रूपाली जी 5 बजे उठती, ब्रश मंजन करके चाय चढ़ा दी। घड़ी की ओर देखा तो 5 से ज़्यादा हो गए थे। ऋषभ और अच्छा अभी भी सो रहे थे। ऐसा नहीं था कि आज के ऑफिस की छुट्टी थी। ऑफिस तो था, लेकिन रक्षा का जल्दी उठना उसे पसंद नहीं था। आधुनिक सोच क्यों सुबह सुबह नींद खराब करना। 2 रोटी का नाश्ता तो ऑफिस के कैंटीन में भी हो सकता है। शुरू शुरू में तो रूपाली जी ने रक्षा को समझाने की कोशिश की। पति के दिल तक पहुंचने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब ऋषभ ने ही उसकी बात का उल्टा अर्थ लगाकर रक्षा का पक्ष ले लिया तो समझदार रूपाली जी ने रक्षा से सुखी गृहस्थ जीवन के विषय में बातें बंद कर दी। बस यही कहा, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जो ठीक लगे करो। रूपाली जी ने अपनी चाय ली और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। घर इतना बड़ा था, लेकिन रूपाली जी के लिए बस उसका कमरा ही उसकी दुनिया थी। अकेली होती तो किस्मत को कोसती। आज उसे पेंशन लेने जाना था। अपनी ही पेंशन थी, लेकिन खुद अपनी इच्छानुसार खर्च करने का अधिकार नहीं था। जब ऋषभ या पंकज चाहते तभी पेंशन निकल सकती थी, और अपने खर्च के लिए भी वह ऋषभ पर आश्रित थी। याद है वह दिन जब जालंधर जी अक्सर उससे कहते थे, रूपाली, हमें कभी बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम कभी बच्चों के लिए बोझ नहीं होंगे। घर तुम्हारे नाम है, तुम हमेशा इस घर की रानी रहोगी। लेकिन सब ख्वाब की बातें हो गई। बहुओं के आने के बाद बेटों की विचारधारा ही बदल गई। धीरे धीरे रूपाली जी घर के सामान की तरह हो गई। अब तो उसे कुछ अच्छा खाने भी होता तो रक्षा से बोलने में भी डर लगता। कभी उम्र का हवाला देकर तो कभी बदलते मौसम की बात कहकर उसकी बात टाल देती। पेंशन का सहारा होते हुए भी उसे सूखी रोटी और सूखी सब्जी में ही काम चलाना पड़ता। कई बार सोचती पंकज के पास चली जाऊं, पर वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं था। किराए का छोटा सा घर कहकर पंकज रूपाली जी को बुलाने की बात टाल देता। और जब से आशा आई थी तब से तो जल्दी फोन भी नहीं करता। ऐसे तो रक्षा और आशा घंटों फोन पर बातें करती, लेकिन रूपाली जी के आगे सिर्फ दुआ सलामत तक ही बात होती। हाँ, तो बात हो रही थी रूपाली जी की पेंशन की। पंकज की शादी थी। शादी साधारण ढंग से हुई थी, इसलिए ऋषभ और पंकज ने रूपाली जी की पेंशन से एक पैसा नहीं लिया। लेकिन रूपाली जी का मन था कि छोटी बहू आशा को वैसा ही गले का सोने का हार मुँह दिखाई में दे, जैसा ऋषभ की शादी में जालंधर जी ने रक्षा के लिए लिया था। लेकिन यहाँ ऋषभ ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। मम्मी, रक्षा के लिए आप जैसा हार लाई थी वैसा ही हार आप आशा को भी देना चाहती हैं। उसके लिए पेंशन निकालने की क्या ज़रूरत है। मैं वैसा ही हार आपको लाकर दूंगा, आपको दे देना। पर बेटा, मैं खुद के पैसों से आशा को हार खरीद कर देना चाहती हूँ। मम्मी जी कैसी बात करती है। आपका और ऋषभ का क्या बटा है। घर वही ले आएंगे तो क्या हुआ, रक्षा बोली। रक्षा बाकी बात सुनकर रूपाली जी बहुत खुश हुई कि चलो, घर की जिम्मेदारी को रक्षा भी समझती है। लेकिन जब ऋषभ हार लेकर आया तो रूपाली जी का दिल बहुत दुखी हो गया। इतना हल्का हार, पैसे नहीं थे तो बोल देता, लेकिन अब क्या करती। अगर कुछ कहती तो घर में कलह हो जाती। बस यही सोचकर वह चुप हो गई। और फिर उसकी यह चुप्पी ही धीरे धीरे उसकी आदत बनती चली गई, जिसका ऋषभ और रक्षा ने खूब फायदा उठाया। पहले तो रूपाली जी को ऋषभ उसकी ज़रूरत के अनुसार पैसे देता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह भी बंद कर दिया। और रक्षा भी समय समय पर रूपाली जी को बोल देती थी कि जब खाना और कपड़ा समय से मिल रहा तो पेंशन निकाल कर
पेंशन क्यों बर्बाद करना। और ऋषभ भी उसकी इस बात से सहमत था। पूरे 2 साल बाद पारुल अपने बेटे के साथ मायके आई थी। 1 हफ्ता रुकी। माँ की ऐसी हालत देखकर जाने कितनी बार रोई। मम्मी, कुछ दिन के लिए मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। बात तो तुम्हारी सही है, पर बेटा यूँ तुम्हारे घर चले जाने से ऋषभ और रक्षा नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होंगे? मेरा भी तुम पर अधिकार है। मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। उनकी बातें चल ही रही थी कि रक्षा आ गई। क्यों दीदी, यहाँ पर मम्मी को कौन सा दुख है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। बस मैं तो कह रही थी कि इसी बहाने मम्मी जी को क्या क्या हम मम्मी जी की ख्याल नहीं रखते? इनको समय से खाना पानी नहीं मिलता। और क्या चाहिए? भाभी का यह रूप देख पारुल चुप हो गई, क्योंकि वह ज़्यादा बहस करके रूपाली जी को परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती थी। 2 दिन बाद पारुल चली गई। एक दिन मम्मी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना घर के ऊपर वाला हिस्सा भी बनवा लेते हैं। अपनी पेंशन बैंक में कितनी पैसे होंगे पता नहीं बेटा। 2 साल से पैसे निकाले कहाँ हैं? अभी तक तो बहुत पैसे जमा हो गए होंगे। रक्षा खुश होकर बोली। पर बेटा, एक बार पंकज से भी सलाह ले लेंगे तो ठीक रहता। क्योंकि मम्मी, आज पंकज की सलाह क्यों? आप मेरे पास रहती हो तो पेंशन पर भी हमारा ही हक है, और फिर इस घर में उसका भी तो हिस्सा है। रूपाली जी चुप हो गई और आज इसलिए पेंशन निकालने जा रही थी। रक्षा रोज से पहले उठ गई और बोली, मम्मी जी तैयार हो जाइए, और नाश्ते में क्या खाना है बता दीजिए। पता नहीं आपको वहाँ कितना समय लग जाए। रूपाली सब समझ रही थी, लेकिन चुप थी। 10 बजे ऋषभ ऑफिस से आ गया और बहुत जल्दी घर बनाना भी शुरू हो गया। जब पंकज को यह बात पता चली तो वह भी आ गया, और उसकी भी यही शिकायत थी कि पूरी पेंशन भैया को दे दी। एक बार उससे पूछा भी नहीं। रूपाली जी ने पंकज को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पंकज ने रूपाली जी पर भाई भाई पर भेद करने का आरोप लगा दिया, और रूपाली जी का दिल पूरी तरह से टूट गया। जालंधर जी के न रहने पर उसे इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। जालंधर जी तो हमेशा से यही कहते थे कि पेंशन है तो कोई परेशानी ही नहीं, और आज वही पेंशन रूपाली जी का जंजाल बनी हुई थी। अगले दिन पंकज के जाते ही सारा काम रूपाली जी के सहारे छोड़कर चली जाती। रूपाली जी तो उठती ही 5 बजे थी। सब काम छोड़कर रक्षा तैयार होती, बहाने घर से बाहर निकल जाती। उसे सास झाड़ू पोछा करे, बर्तन माजे, लेकिन रक्षा को कोई शर्म नहीं थी। पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं कि बुढ़ापा सब पर आता है। रक्षा के स्कूल जाते रूपाली जी झाड़ू उठाकर एक एक करके पूरे घर काम निपटाती, अपने लिए और पंकज के लिए नाश्ता बनाती, और फिर दोपहर का खाना थक कर चूर हो जाती। शुरू में तो वह सबको यही बताती कि रक्षा सब काम करके जाती है, पर जनाब यह तो दिल के दर्द हैं। थोड़ा स्नेह पाकर ही आंखों के रास्ते बाहर आ जाते। रूपाली जी कब तक छुपाती? एक दिन पड़ोस में रहने वाली शर्मा भाभी ने थोड़ी सी हमदर्दी जताई तो रूपाली जी ने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी, लेकिन किसी और से ना कहने की कसम भी दे दी। बस ऐसे ही दिन कटते रहे। पंकज और पारुल की बहुत याद आती। पंकज का तो फोन भी नहीं आता था, और पारुल भी रक्षा के व्यवहार से इतना दुखी थी कि फोन पर भी रूपाली जी के हाल चाल पूछ लेती। रक्षा भी रूपाली जी को आए दिन पंकज के आखिर एक दिन शर्मा भाभी जी के कहने पर रूपाली जी ने पंकज के पास स्वयं जाने का निर्णय लिया। सोचा शर्मा भाभी जी सही कहती हैं, जिस बेटे के पास रहो उसे ही पेंशन का पैसा दो। पंकज के पास उसे शारीरिक और मानसिक दोनों आराम रहेंगे। और फिर बहुत विचार किया, उसे पूरी तरह से सही लगा। सुनती आई थी कि
बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए बोझ हो जाते हैं। जब ऋषभ और रक्षा ने उनका यह फैसला सुना तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की। पंकज की नाराजगी को भी जरिया बनाया, तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन रूपाली जी ने भी जिद पकड़ ली थी पंकज के पास जाने की। आखिर ऋषभ ने हार कर रूपाली जी को पंकज के पास जाने की इजाज़त दे दी और रिजर्वेशन के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। रूपाली जी जाने की तैयारी करने लगी। रक्षा ने रूपाली जी से बात करना भी बंद कर दिया, पर रूपाली जी को बंद कर दिया पर रूपाली जी को इन 7 सालों में इसकी आदत बन चुकी थी। ऋषभ ने अगले ही दिन रूपाली जी की बुक कर दी। घर का माहौल बहुत भारी था। एक दिन पारुल ने पंकज को भी यह खबर कर दी, ऋषभ रूपाली जी को छोड़ने जा रहा था। रूपाली जी बोली, ऋषभ मेरी पेंशन बुक मुझे चाहिए। माँ वो तो आपके पास ही होगी। ऋषभ ने जवाब दिया, नहीं ऋषभ शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे पापा के इस दुनिया से जाने के बाद से ही पेंशन बुक तुम्हारे पास ही रही है। रूपाली जी की तेज आवाज़ सुनकर ऋषभ घबरा गया। हाँ हाँ मम्मी, मेरे पास ही है, मैं भूल गया था, अभी लाता हूँ। मम्मी जी, अगर आप जा ही रही हो तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। रक्षा जोर से बोली, बहुत कुछ तो कह लिया, अभी भी अगर कुछ बाकी है तो बोल दो। मेरा यह फैसला है, जितने दिन आप यहाँ रहीं उतने ही दिन आप वहाँ भी रहेंगी। ऋषभ रक्षा की बात सुन रहा था, लेकिन उस कलयुगी औलाद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रक्षा की बात का विरोध कर सके। ठीक है, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। रूपाली जी समझ गई थी अब इस घर में उनकी ज़रूरत नहीं। उसने कहा, लेकिन रक्षा तुम भूल रही हो, तुम जिस छत के नीचे खड़ी हो वह आज भी मेरी है। रक्षा बेटा, मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। ऋषभ चलो। रक्षा बिना कुछ बोले रूपाली जी को जाते देखती रही। पूरे रास्ते रूपाली जी अपने जीवन यात्रा के बारे में सोचती रही। जब तक जवान थी और जालंधर जी कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन भी देखने पड़ेंगे। पर वक्त के साथ सब बदल जाता है और अक्सर विश्वास तोड़ने वाले अपने सबसे करीबी ही होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो लगता है श्रवण कुमार को जन्म दिया है, लेकिन जैसे जैसे यह बच्चे बड़े होते जाते हैं उन्हें क्या होता जाता पता नहीं। बूढ़े माँ बाप के पास सब कुछ होता है, उन्हें इस उम्र में ज़रूरत होती है तो बच्चों से थोड़े से समय और सम्मान की, और बच्चों से वही नहीं मिला। शायद बुढ़ापे का यही दुर्भाग्य है। कहानी का अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।